फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम MPPSC मेंस 2020 में जो पेपर हुआ उसका GS पेपर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने जो 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं 1.1 से 1.30 वो डिस्कस किए। फिर 5 नंबर्स के जो क्वेश्चंस हैं 2.1 से 2.5 तक वो भी हमने डिस्कस किए। आज जो हम करेंगे ये 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, देखेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो हम जो है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो जो हम लोगों में रिप्रोडक्शन होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक जो बैक्टीरिया होता है जैसे कि कोलाई है, तो उसमें ये क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेंड्स ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। और जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखेंगे आपके भी कोई चोट लगती है स्किन में या कुछ भी, तो फिर वो हील हो जाती है। वो हील जो होती है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो स्किन के सेल्स फिर से आ जाते हैं, वो माइटोसिस ही होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कमेंट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। तो आपको क्या करना है, डिफरेंट स्टेज लिखनी है। ये बहुत लॉन्ग भी लिख सकते हो, आपको स्टेजेस के नाम तो लिखने ही लिखने हैं, साथ में आपको डायग्राम मस्ट बनाना है इस आंसर में। ठीक है, और आप एक एक दो पॉइंट लिख सकते हो। तो देखो क्या होता है कि एक सेल साइकिल, दिस इज सेल साइकिल। तो ये जो फ्रेंड्स सेल साइकिल होती है, इसमें क्या होता है, देखो ये जो इतना हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, आप देखो कि बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ तक, वो क्या है, ग्रोथ फेस है। इसमें जो सेल होता है वो अपने आप को तैयार करता है, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। मतलब ये एक सेल है, एक सेल से 2 सेल हो जाएंगे। ठीक है, एक इसको माइटोसिस बोल रहे हैं। तो ये पूरी एक सेल साइकिल होती है। फिर ये फर्दर 2 हो जाएंगे, ये फर्दर 2 हो जाएंगे, फिर ये आगे जो फर्दर 2 हो जाएंगे। इस तरह से ये जो है पूरी साइकिल आपकी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स हमको ये बताना है कि माइटोसिस कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। तो देखो सबसे पहले एक होता है इंटरफेस। उसमें क्या होता है कि सेल अपने आप को पूरी तरह से ग्रोथ कर लेता है, अपने साइटोप्लाज्म को डेवलप कर लेगा, जेनेटिक मटेरियल को डेवलप कर लेगा, ये सब डेवलप कर लेगा और फिर वो डिवीजन के लिए तैयार है। फिर वो कौन सी फेस में जाता है, फिर वो माइटोसिस में जाता है। अब माइटोसिस फर्दर जो है 2 फेस में मेजरली डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और उसके बाद फ्रेंड्स होता है साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। उसके बाद अगर हम चाहें कि कैरियोकाइनेसिस भी अगर हम देखें, तो कैरियोकाइनेसिस को भी हम फर्दर कितने भागों में बांट सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो वो होगा हमारा सबसे पहले प्रोफेस, देन होगा हमारा मेटाफेस, उसके बाद हमारा होगा एनाफेस, और लास्ट में हमारा होगा टीलोफेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे लिख देना कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और फॉलोइंग आर दी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एंड फर्दर कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 फेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। उसके बाद एक एक करके आप सबको एक्सप्लेन कर देना। तो ये हमारा प्रोफेस है। देखो एक सेल कैसा होता है, सेल फ्रेंड्स होता है ऐसा साइटोप्लाज्म, वहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, और एक अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। हमको ऐसा सेल चाहिए पूरा। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले ये जो सेल है, अब क्या हो गया, जब आपका पूरा ग्रोथ फेज था उसमें सेल की साइज़ बड़ी हो गई। इंटरफेस में पूरी सेल की साइज़ आपकी क्या हो गई, छोटा था, सेल बड़ा हो गया और डिवीजन के लिए पूरा तैयार है। उसका जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ गया। उसके अंदर क्या आ गए, आपके सेंट्रोसोम भी जो पहले 1 थे वो सेंट्रोसोम भी अब 2 हो गए। ठीक है, अब प्रोफेस की बात आई कि माइटोसिस का जो पहला फेस है प्रोफेस, उसमें क्या होगा, तो उसमें फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लासिकल क्रोमोसोम। अब ध्यान रखना, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, इसमें लिखा ना क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिन है फ्रेंड्स, क्रोमेटिन एंड आपका क्रोमेटिन है आपका, और जो आपका क्रोमोसोम है, ये क्या होता है, दोनों सेम ही है। होता क्या है कि जो क्रोमेटिन है ना, जैसे जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है फ्रेंड्स हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, वो इस तरह से सर्कुलर, और उसके अंदर क्या होता है, वो उसके अराउंड ऐसे डीएनए हेलिक्स होता है, डीएनए हेलिक्स होता है। तो ये दोनों मिलके, तो फ्रेंड हिस्टोन और डीएनए प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। तो मतलब ये जो क्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है, ऐसा थ्रेड लाइक होता है, ऐसा ऐसा थ्रेड लाइक होता है। और इसको जब हम ऐसे और डिटेल में आप इसको देखोगे तो हमको क्या दिखेगा, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमको हिस्टोन प्रोटीन दिखेगा और डीएनए दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसा इस तरह से इस जो न्यूक्लियस में कैसा होता है, ये इस तरह से फॉर्म में होता है ये। और जब इसको क्या रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या होता है, कंडेंस होकर क्या बन जाता है, क्रोमेटिन जो कंडेंस होकर क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म द क्लासिकल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होता है कि ये जो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर, ये जो 2 होते हैं ना, ये एक्स शेप में आ जाता है। और एक्स शेप में आने के बाद ये जो 2 हैं आपके, ये सेंट्रियोल है और ये आपका क्या है, क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड है, दूसरी क्रोमेटिड है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि प्रोफेज में ही सेंट्रोसोम मूव अपार्ट, सेंट्रोसोम 2 होते हैं, वो दोनों दूर चले जाते हैं।
और आपके जो माइटोटिक स्पेंडल फाइबर्स होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है डिसअपेयर होना शुरू कर देता है। मतलब ये जो सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर जो न्यूक्लियस है पूरा ये सब आपका डिसअपेयर होना शुरू कर देगा। ये प्रोफेस की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाफेस। तो मैंने बताया था आपको कि आपका जो सेंट्रोसोम है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो इस फेस में, मेटाफेस में, सेंट्रोसोम आपके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। उसके बाद जो आपके क्रोमोसोम्स है वो ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन्स में आके लग गए हैं, और वो किससे अटैच हो गए, वो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो है ये उनसे अटैच हो गए हैं। तो सेंट्रोसोम मूव अपोजिट पोल्स, मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन, एंड माइटोटिक स्पिंडल फाइबर जो होती हैं वो आपकी क्रोमेटिड से अटैच हो जाएंगे। तो ये किसकी बात है, ये मेटाफेस की। अब देखो इसमें कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, सिर्फ ये सेल वॉल है, और ये आपके साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर ये पूरा जो रीजनरेशन की प्रोसेस है वो डिवीजन की प्रोसेस चल रही है। अब आपका एनाफेज आता है, शॉर्टेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो पहले तो क्या था कि मेटाफेस में तो वो ऐसे बीच में थे, ठीक है, यहाँ पे थे। अब वो क्या हो गए, एनाफेस में अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड माइग्रेट टू अपोजिट पोल। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कभी कि शॉर्टेस्ट फेस कौन सा होता है, तो एनाफेस होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। अब हमारा आ गया टीलोफेस। तो टीलोफेस में क्या होगा कि अब जो है सिंगल सेल विद 2 डॉटर न्यूक्लियर गेट फॉर्म्स। अब एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियर बन जाएंगे वापस से। जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपेयर हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है फिर से क्या होगा कि इसके डीकंडेंस होने लग जाएंगे और क्रोमेटिन हमको मिल जाएगा। मतलब जो पहले ऐसा था आपको, अब वो फिर से क्या होगा, ऐसे थ्रेड लाइक बन जाएगा, एक्स शेप से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको ये जो पूरा क्रोमेटिन वापस आ जाएगा। पहले क्या था, क्रोमोसोम था, तो वो फिर से आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस। अब देखो यहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो गया, हमको न्यूक्लियस मिल गया, इसके अंदर जो मटेरियल है वो सब मिल गया। तो यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म फोरो बन जाएगा कि डिवाइडिंग ऐसी लाइन यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, और हमको 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिलेंगे, दोनों हमारे सेम होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो ये इंटरफेस, इसमें क्या होगा, सेल आपका पूरा डिवीजन के लिए ग्रो करेगा। ये बहुत बड़ा फेस होता है। इस फेस को भी क्या होता है, एक आपका S1 S2 G1 G2 और एस फेस होते हैं। तो वो हम उसकी बात नहीं करते अभी, अभी हम सिर्फ यही ध्यान रखते हैं कि इंटरफेस। उसके बाद हमारा आता है डिवीजन वाला फेस, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस का पहला फेस क्या है, प्रोफेस। उसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम बन जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रोफेस, मेटाफेस। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक क्रोमोसोम होता है वो कहाँ आ जाता है, इक्वेटोरियल लाइन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एनाफेस, तो जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और टीलोफेस आता है। टीलोफेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपकी पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाते हैं। फिर आपका लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस, और उसमें क्या होता है, जो डॉटर सेल्स हमको मिल जाते हैं। तो ये हमारी पूरा माइटोसिस की साइकिल थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक आंसर तो पढ़ लिया है, इसी तरह से आप सिमिलर क्वेश्चन एक मियोसिस का बनाओ और आंसर लिखो, ठीक है। मुझे शॉर्ट में अगर हो सके आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि इसमें अगला क्वेश्चन हमको पूछा है, देखते हैं क्या है। अबाउट आई थिंक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा है, फिर भी चेक करते हैं। हाँ, एक्सप्लेन अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा है। तो देखो फर्स्ट जनरेशन, आपको जनरेशन पड़ी होगी। जनरेशन में क्या है कि कुछ मेजर चेंजेस आए। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे वैक्यूम, यही मेन चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने मेंस दिया, वो बता रहे थे उनको ज़्यादा डिटेल नहीं पता थी फर्स्ट जनरेशन की, सिर्फ ये वैक्यूम पता थी, एक वर्ड पता था, और इसी वर्ड से उन्होंने एक 5 नंबर का आंसर बना लिया। तो देखो क्या है, वैक्यूम थी। सेकेंड जनरेशन में आपके जो है ट्रांजिस्टर्स आए, ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन में आपके क्या है फ्रेंड्स, जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट आया। फिर इस तरह से फोर्थ जनरेशन में भी इंटीग्रेटेड सर्किट जो आगे और मॉडिफाई होते गए। तो आगे हम, अब इसमें पूछा है फर्स्ट जनरेशन का, तो हमको मेन तो पता है हमको कि इसमें वैक्यूम्स यूज़ हुई। तो वैक्यूम का क्या था, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाता था, वेरी लार्ज, ठीक है। लॉट्स ऑफ हीट गेट जनरेटेड, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती थी। ये एक्सपेंसिव भी होता था, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता था, वेरी फास्ट कैलकुलेशन उस टाइम में। तो ये 4 फीचर्स तो आपको मैंने बता दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना, टाइम पीरियड अगर आप याद कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 1946 से 59, कहीं कहीं आपको टाइम पीरियड 45 से 56 भी लिखा मिल सकता है। तो ये वेरी करता है बुक्स के हिसाब से, आप वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ वैक्यूम ट्यूब्स ध्यान रखना है एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किट फॉर CPU। वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते थे, बहुत हीट जनरेट होती थी, रिलायबल भी नहीं होते थे, डिफ़िकल्ट टू यूज़, ठीक है। और मशीन लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे,
ठीक है, हम तो प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा अलग होता है ना, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज अलग से, तो ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज पे ही काम करता था। तो इसके मेन फीचर्स क्या है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, अनरिलायबल मशीन लैंग्वेज, बहुत कॉस्टली, हीट जनरेट करता था, जो इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस भी स्लो होते थे, पंच कार्ड मैग्नेटिक टेप, इस तरह से इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस होते थे। ठीक है, एसी की ज़रूरत पड़ती थी इतना ज़्यादा, वो ये बड़ा था, पोर्टेबल नहीं था। ठीक, कुछ एग्जांपल्स आप इसके दे देंगे तो इनियक, एडवैक, यूनिवैक, ये 3 याद रख लो। तो ये सब क्या एग्जांपल हैं, फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल हैं, इनियक, एडवैक एंड यूनिवैक। तो ये लिख सकते हो आप इजीली। तो हमको क्या है, एक तो टाइम पीरियड लिख देना आप, दूसरा आप इसका मेन फीचर वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद आप इस वैक्यूम ट्यूब से तो और फीचर खुद बना सकते हो, और तीसरा आपका एग्जाम्पल। तो आप ये सब लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हमारे 2 आंसर हो गए फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज सोशल मीडिया एंड व्हाट इज सोशल मीडिया एंड इट्स इंपॉर्टेंस, गिव एनी 2 सूटेबल एग्जांपल। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये आप इजीली खुद लिख सकते हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो आप ये लिखिएगा इसको। तो सोशल मीडिया जो फ्रेंड्स है, आप लिख दो ट्विटर है और सब कुछ इस तरह से हैं, तो आप ये लिख सकते हो फेसबुक हो गया या दूसरी सोशल मीडिया। ध्यान रखना यहाँ इंपॉर्टेंस पूछिए, तो आप इंपॉर्टेंस में बड़े सूटेबल एग्जांपल लिखिएगा। तो आप एक तो ट्विटर का एग्जांपल लिखो, जिसमें हम रेलवे की कोई भी आईआरसीटीसी की कंप्लेन होती है, या वो ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं तो वो कंप्लेन सॉल्व हो जाती है। एक आप ये एग्जांपल लिखो, इट विल लुक सूटेबल। और दूसरा एग्जांपल आप लिंक्डइन का लिख सकते हो कि जॉब, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो जॉब फाइंड कर सकता है वहाँ से। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2 मैथ्स के क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। देखो, पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि एक बुक है, बुक वॉज सोल्ड ₹4। एक बुक को 27.50 में उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और प्रॉफिट जो है आपका 10% है। उसके बाद बोला है कि अगर उसका जो सेलिंग प्राइस, इफ़ सेलिंग प्राइस हो जाए आपका 25.75, तो हमको बताना है कि परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस से 27.50 है, प्रॉफिट कितना है 10% है, इन दोनों का यूज़ करके सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक, तो देखो कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस भी एक्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का हुआ, इसका मतलब 10/100x, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप और भी ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 0.1x इज इक्वल टू 27.50। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लो, ये कितना हो जाएगा, 1.1x हो गया। आप इसकी 1.1x इज इक्वल्स टू 27.50 फाइंड कर लो, x इज इक्वल्स टू 27.50 बाय 1.1। तो ये अब इस ज़ीरो को यहाँ से हटा दो, सेम ही है। तो 11 तो ये 11 2 ज़ा 22, 5 से लेके 55, तो 55। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 25। इसका मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 25। अब हम इजीली निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और बाद में इसने कितने में बेचा था 25.75 में। तो कॉस्ट प्राइस अभी इतना है, सेलिंग प्राइस कितना है 25.75। तो ये प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ 0.75 का हुआ होगा, ये माइनस करेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ प्रॉफिट आ गया 0.75। हमको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, 0.75 कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं 25 टू 100, तो ये कितना आ गया हमारा 0.75 है, 100 है, 2 जीरो हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, तो ये कितना आ गया परसेंट में, 3% का प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, 3% का क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बैग में क्या क्या है फ्रेंड्स, एक बैग में आपके किसके कॉइन हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कॉइन है, और वो कितने रेशियो में है, 5:9:4 में, और हमारे जो टोटल रुपीज़ हैं वो कितने हैं 260। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉइन को फिर ये इनको 5x 9x और 4x मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया टोटल रुपीज़ कितना आ रहा है 260। तो देखो 5x मल्टीप्लाई बाय करो 50 पैसे, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 5x मान लिया हमने, लेट 50 पैसे कॉइन भी 5x, तो ये हो गया। फिर इसको प्लस करो, फिर 29x जो है हमारा 25 पैसे है, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारा जो है 4x जो है वो 4x जो है वो हमारा 10 पैसे का है। अब टोटल पैसे इस ये रुपीज़ में लिखा हुआ है, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना हो गया 260 इंटू 100 करेंगे तो ये 26,000 हो जाएगा। ठीक है, 26,000 पैसे। इसको फिर से करेंगे और तो 5 5 25, 250x प्लस 25 इंटू 9 करेंगे तो 9 5 ज़ा 40 45, 9 2 ज़ा 18, 225x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 260 00,
सबको हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 250, 225 एंड 40। तो ये 5, 5 + 2 7 4 11 1 2 1 3 2 5, ये कितना हो गया हमारा 515। तो ये 515 x इज इक्वल्स टू हो गया 2600। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम कर देते हैं, इसको देख पहले 5 की टेबल में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 10, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे ये हो गया 5 1 ज़ा 5, फिर यहाँ 0 5 3 ज़ा 15। इसको फर्दर हम कैंसिल कर सकते। सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 260 नहीं है, यहाँ पे हमारा है 206। तो ये हो जाएगा 20600। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं 20600। यहाँ पे हम फिर से डिवाइड करते हैं। तो x 20600 515। तो फिर से हम पहले 5 में ही कैंसिल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 103 और ये हो जाएगा 5 4 20 515 2 यहाँ पे आ गया। फिर ये जब इसको कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा x कितना आ गया 40। तो अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालेंगे तो 5 इंटू हमारा 40। तो ये 50 पैसे के कॉइन कितने हो गए 4 5 20, 4 5 20, यहाँ पे हो गया 200। फिर 9 इंटू 40, फिर 4 इंटू 40 160 0 2 2 3 5 + 1 6 720। तो हमारे टोटल कॉइन्स कितने हो गए 720। फाइनल आंसर इज 720 कॉइन्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रेंड्स, नेक्स्ट 5 हम फिर करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें आपको कैसा लग रहा है। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, BE भगत एजुकेशन फ्री MPPSC प्रिपरेशन ग्रुप, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, MPPSC दूसरे जो तैयारी होती है, हम साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे सब्जेक्ट की भी फैकल्टी हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।